दोस्तों, नटराज और अप्सरा पेंसिल्स हम सभी के बचपन की साथी रही है। लेकिन क्या आपको पता है, जब 3 दोस्तों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी तब लोग हंसते थे। उन्हें कहा जाता था, पेंसिल बनाकर करोड़पति बनोगे क्या? लेकिन यही पेंसिल बनाने वाली कंपनी आज 1-2 करोड़ नहीं बल्कि कई 100 करोड़ की एम्पायर बन चुकी है। तो चलिए आज जानते हैं कि बीजे सांघवी और उनके दोस्तों ने कैसे हर मुश्किल को पार कर हिंदुस्तान पेंसिल्स को भारत के टॉप स्टेशनरी ब्रांड्स में ला खड़ा किया। साल था 1950 का। इंडिया अभी आजाद हुआ था और यहाँ पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों बच्चों के पास एक अच्छी पेंसिल तक नहीं थी। हाँ, कुछ अमीर बच्चे महंगी विदेशी पेंसिल्स खरीद सकते थे, लेकिन बाकी उनके लिए कुछ गिनी चुनी लोकल पेंसिल ही थी जो कमजोर थी, जल्दी टूट जाती और जिनसे लिखते टाइम हाथ काला हो जाता था। असल में इंडिया के अंदर अच्छी पेंसिल्स बनती ही नहीं थी। अगर किसी को क्वालिटी पेंसिल चाहिए होती थी तो उसे इंग्लैंड, जर्मनी या फिर जापान की महंगी इंपोर्टेड पेंसिल्स खरीदनी पड़ती थी। उस टाइम AW, फैबर-कास्टिल, मित्सुबिशी पेंसिल और स्टेडलर जैसी विदेशी कंपनियां ही इंडियन मार्केट पर राज कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक कॉमन मिडिल क्लास आदमी के लिए इतनी महंगी पेंसिल खरीद पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसीलिए बच्चे नरकट की कलम और दवात की स्याही से लिखा करते थे, और अगर किसी बच्चे के पास लकड़ी की पेंसिल आ जाए तो फिर वो अपने दोस्तों के बीच एकदम VIP बन जाता। लेकिन फिर एंट्री हुई बीजे सांघवी उर्फ बाबू भाई की, जो कि इन्हीं हालातों को एक्सपीरियंस करते हुए बड़े हुए थे। बीजे सांघवी पढ़ने में तो काफी तेज थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने उनका आगे का रास्ता रोक दिया। उन्होंने जैसे तैसे हाई स्कूल तो पूरा कर लिया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनके इंजीनियरिंग का सपना अधूरा ही रह गया। कुछ इसी तरह से समय बीतता गया और जब बाबू भाई थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि गरीब बच्चों के पास एक मामूली पेंसिल तक नहीं है, और फिर ये देखकर उन्होंने ठान लिया कि बच्चों की इस प्रॉब्लम को वो खत्म करके ही रहेंगे। अब भले ही कैमलिन जैसी कुछ देशी कंपनीज ने इंडिया में पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन क्वालिटी वाइज वो फॉरेन ब्रांड के जितना स्मूथ और स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और दोस्तों, प्रॉब्लम तो यहाँ तब और भी ज्यादा बढ़ जाती थी जब उस समय इंडियन मार्केट में मेड इन इंडिया का मतलब ही लो क्वालिटी माना जाता था। लोग इंडियन प्रोडक्ट्स पर भरोसा ही नहीं करते थे, हर किसी को बस फॉरेन ब्रांड चाहिए होता था। लेकिन 1950s के एंड तक भारत में एक बड़ा बदलाव आने लगा। सरकार ने विदेशी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए स्वदेशी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और फिर यहीं से इंडियन पेंसिल इंडस्ट्री का भी टर्निंग पॉइंट आया। यही वो समय था जब बीजे सांघवी ने अपने 2 करीबी दोस्तों रामनाथ मेहरा और मनसुखानी के साथ मिलकर खुद पेंसिल बनाने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, पेंसिल बनाना इतना आसान काम नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि उस जमाने में पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ गिनी चुनी फॉरेन कंपनीज के पास में ही थी। अब इन तीनों दोस्तों के पास में हुनर तो बहुत था, लेकिन नॉलेज नहीं। इसीलिए तीनों दोस्त जर्मनी चले गए और वहाँ पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियां सीखी। उन्होंने देखा कि वहाँ की बेस्ट क्वालिटी पेंसिल्स कैसे बनाई जाती है, किस तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है और मशीन्स कैसे काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए सिर्फ उन कंपनीज की टेक्निक सीख लेना ही काफी नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था कि रॉ मटेरियल्स कैसे जुटाए जाएं, क्योंकि एक बेहतरीन पेंसिल बनाने के लिए 2 सबसे जरूरी मटेरियल्स होते हैं। पहला, हाई क्वालिटी वुड जो हल्की, मजबूत और टिकाऊ हो और जिसे आसानी से शार्प किया जा सके। इसके लिए सीडर वुड यानी कि देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में ही पाई जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसे इंपोर्ट करना बेहद महंगा था। और कुछ इसी तरह से दूसरा सबसे जरूरी मटेरियल था ग्रेफाइट कोर, यानी एक ऐसी लीड जो कि ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत हार्ड, यानी जो लिखने पर ना तो जल्दी घिसे और ना ही इतनी सख्त हो कि कागज पर लिखते टाइम दबाव डालना पड़े। एक्चुअली ग्रेफाइट कोर को सही बैलेंस में बनाने के लिए कार्बन और क्ले के एकदम सटीक मिक्सचर की जरूरत होती थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इंडिया में न तो उस क्वालिटी की लकड़ी मिलती थी और न ही प्योर ग्रेफाइट। ऐसे में जो लोकल पेंसिल कंपनीज थी उन्हें ये दोनों ही चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। यही वजह थी कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में घुसने की हिम्मत ही नहीं करते थे। लेकिन बीजे सांघवी और उनके दोस्तों ने ठान लिया कि अगर भारत में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो फिर हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था लकड़ी का अरेंजमेंट करना। अब जो सीडर वुड था वो बेसिकली अमेरिका से इंपोर्ट होकर आता था। यही वजह था कि उसे यूज करना बहुत महंगा पड़ता।
इसीलिए तीनों दोस्तों ने इंडिया में ही एक बेहतर अल्टरनेटिव ढूंढने का फैसला लिया और फिर वो कई राज्यों के जंगलों में महीनों तक घूमे और सैंपल्स को लगातार टेस्ट किया। बार बार फेल हुए लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे और फिर आखिरकार एक ऐसी लकड़ी का सोर्स मिला जो कि इम्पोर्टेड सीडर वुड के जितना ही स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ था। असल में इस लकड़ी का नाम था पॉपुलर वुड यानी कि चिनार की लकड़ी। ये लकड़ी हल्की भी थी और आसानी से शार्प हो सकती थी, यानी कि पेंसिल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अभी भी ग्रेफाइट कोर को डेवलप करने की चुनौती तो बाकी ही थी। इसका सलूशन निकालने के लिए उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स और रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक नया फार्मूला डेवलप किया और फिर महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा ग्रेफाइट तैयार हुआ जो न सिर्फ स्मूथ था बल्कि ड्यूरेबल भी। यानी कि अब उनके पास लकड़ी थी और ग्रेफाइट भी, लेकिन एक और बड़ा चैलेंज अब भी था कि इसे बनाने वाली मशीन कहां से लाएं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि विदेश से नई मशीन इंपोर्ट कर सकें। इसीलिए उन्होंने लोकल इंजीनियर्स और कारपेंटर से बात करके भारत में ही मशीनरी को तैयार करवाने का फैसला लिया। वो अलग अलग वर्कशॉप में गए, विदेशी मशीन्स के वर्किंग्स को समझने की कोशिश की, दिन रात एक्सपेरिमेंट किया और फिर छोटे छोटे पार्ट्स को इधर उधर से कलेक्ट करके एक ऐसी मशीन तैयार की जो कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम क्वालिटी की पेंसिल्स बना सकती थी। हालांकि इस मशीन को जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बनाया गया था, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी और यह मशीन हमेशा खराब हो जाती थी। और दोस्तों, बीजे सांघवी इतने परेशान हो गए थे कि पैसों की तंगी, लगातार मेहनत और मशीनों के साथ दिन रात जूझना, इस सब का असर उनकी मेंटल हेल्थ पर ऐसा पड़ा कि बिना नींद की गोली लिए एक रात सोना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन वो जानते थे कि अगर यहाँ हार मान ली ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरकार मशीन्स में कई सारे एडजस्टमेंट्स और अपग्रेड्स करने के बाद से वह पहले से काफी तेज रफ्तार से पेंसिल्स बनाने लगे और फिर इसी कामयाबी को देखते हुए साल 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल्स लिमिटेड की नींव रखी गई और फिर उसी साल लॉन्च हुई नटराज 621 HB पेंसिल, जो न सिर्फ इंपोर्टेड ब्रांड्स की जितना बेहतरीन थी बल्कि इंडियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से और भी ज्यादा टिकाऊ थी। कंपनी को पता था कि अगर इंडियन मार्केट में सरवाइव करना है तो सबसे पहले उन्हें लोगों के बजट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पेंसिल्स को काफी सस्ते प्राइस पर मार्केट में उतारा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर्स फिर भी इसे खरीदने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि उस टाइम पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को लेकर हम इंडियंस के मन में खराब क्वालिटी का परसेप्शन बना हुआ था। इसी वजह से दुकानदार भी स्वदेशी सामान को अपने दुकान में रखने से कतराते थे। ऐसे में कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का भरोसा जीतना। असल में बीजे सांघवी और उनके दोस्तों को पता था कि इस पेंसिल को सिर्फ लोगों तक पहुंचाने की देरी है, क्योंकि यूज करने के बाद से तो वो खुद ही इसकी क्वालिटी को पहचान लेंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत करने पर फोकस किया। बड़ी बड़ी दुकानों की बजाय छोटे छोटे ही स्टेशनरी स्टोर्स को टारगेट किया और शॉपकीपर्स को कन्विंस करने लगे कि वो उनकी पेंसिल्स भी बेचना शुरू करें। लेकिन दिक्कत ये थी कि शॉपकीपर्स पहले से ही इम्पोर्टेड ब्रांड्स बेच रहे थे और उन्हें लग रहा था कि और इंडियन ब्रांड्स की तरह ये नई इंडियन पेंसिल भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। और फिर जब इस स्ट्रैटेजी से कुछ खास सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया जो था सीधे स्टूडेंट्स तक पहुंचना। अब उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस में नटराज पेंसिल्स के कुछ फ्री सैंपल्स बांटने शुरू कर दिए और फिर जैसे स्टूडेंट्स ने इसे आजमाया उन्हें तुरंत फर्क महसूस हुआ। ग्रेफाइट इतना स्मूथ और डार्क था कि लिखावट बोल्ड और क्रिस्पी दिखती थी, साथ ही इसकी लीड भी इम्पोर्टेड पेंसिल से कहीं ज्यादा मजबूत थी। और सबसे बड़ी बात, उस जमाने में पेंसिल्स के साथ दिए जाने वाले इरेजर्स बहुत ज्यादा डस्ट छोड़ते थे, लेकिन नटराज 621 HB के साथ मिलने वाले इरेजर डस्ट फ्री था। इन सब खूबियों की ही बदौलत देखते ही देखते स्टूडेंट्स के साथ साथ ऑफिस एम्प्लॉइज भी प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट के लिए नटराज पेंसिल्स का इस्तेमाल करने लगे। 1970 आते आते नटराज 621 HB भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली पेंसिल बन चुकी थी और हिंदुस्तान पेंसिल्स लिमिटेड ने इंडियन मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली थी। लेकिन दोस्तों, तब तक एक नया चैलेंज उनके सामने आ खड़ा हुआ था। कंपनी ने महसूस किया कि सिर्फ स्टूडेंट और ऑफिस वर्कर्स के लिए ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट के लिए भी एक हाई क्वालिटी पेंसिल होनी चाहिए। एक ऐसी पेंसिल जो नटराज से भी ज्यादा स्मूथ, डार्क और ग्रिप करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो। इसी जरूरत को ही पूरा करने के लिए 1970 में हिंदुस्तान पेंसिल्स लिमिटेड ने ही अप्सरा ब्रांड को लॉन्च किया।
बेसिकली अप्सरा की लीड ज्यादा डार्क और स्मूथ थी और इसका खास फॉर्मूला इसे स्केचिंग और आर्ट वर्क के लिए परफेक्ट बनाता था। ऐसे में धीरे धीरे अप्सरा ने प्रोफेशनल आर्टिस्ट और डिजाइनर्स के बीच में अपनी जगह बना ली। इसी दौरान हिंदुस्तान पेंसिल्स ने भारत के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और फिर आने वाले कुछ ही सालों में एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों में नटराज और अप्सरा पेंसिल्स एक्सपोर्ट होने लगी। इस तरह एक देसी इंडियन ब्रांड अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हिंदुस्तान पेंसिल्स के लिए बाहर नहीं बल्कि अपने ही देश में सरवाइव करना मुश्किल बना दिया। एक्चुअली 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, यानी अब कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकती थी और इसका असर इंडियन स्टेशनरी मार्केट पर भी पड़ा। कई बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स ने इस मौके का फायदा उठाया और इंडियन मार्केट में एंट्री ले ली। अब तक जिस मार्केट पर हिंदुस्तान पेंसिल्स का राज था वहाँ फॉरेन कंपटीशन बढ़ने लगा और कंपनी को अब डर सताने लगा कि कहीं ये विदेशी ब्रांड्स उसे पीछे न छोड़ दें। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को एक नए मौके की तरह देखा और एक बोल्ड स्ट्रेटेजी बनाई। अब उनकी रणनीति ये थी कि वो सिर्फ पेंसिल्स तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वो इंडियन कस्टमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टेशनरी इंडस्ट्री में भी इनोवेशंस करेंगे। इसी दौरान उन्होंने डस्ट फ्री इरेजर लॉन्च किया जिससे इरेज करने के बाद से एक्स्ट्रा मेस नहीं बचता था। साथ ही शार्पनर्स को भी अपग्रेड किया ताकि पेंसिल्स के नोक ज्यादा शार्प हो और बार बार न टूटे। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉल पेन्स, जेल पेन्स, कलर पेंसिल्स और क्रेयॉन्स यानी कि जिन्हें हम मोम के कलर बोलते थे वो भी मार्केट में उतारे। इस तरह से अब हिंदुस्तान पेंसिल सिर्फ पेंसिल ब्रांड नहीं बल्कि स्टेशनरी का एक बड़ा नाम बन चुका था। 1990s में हिंदुस्तान पेंसिल्स ने अपने ब्रांड को और भी मजबूत करने के लिए टेलीविजन और प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया, क्योंकि उस दौर में लोगों पर टीवी एड्स का बहुत गहरा असर होता था। हर घर में बच्चे और उनके माता पिता एक साथ बैठकर टीवी देखा करते थे और कंपनी ने भी इस मौके को पहचानते हुए कुछ ऐसे एड कैंपेन लॉन्च किए जो कि आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं। जैसे कि द विनिंग रेस एड में दिखाया गया कि पेंसिल के रेस में जहां बाकी ब्रांड की पेंसिल्स के लिए टूट जाती है, वही नटराज पेंसिल इस रेस में नंबर 1 आती है। जीत की तरफ बढ़ती हुई नटराज की पेंसिल और नटराज ने चैंपियन। कुछ इसी तरह से कंपनी ने चलती ही जाए नाम का एक एड कैंपेन भी लॉन्च किया जो कि उस समय काफी पॉपुलर रहा और कंपनी को इसका बहुत फायदा भी मिला। नटराज पेंसिल चलती ही जाए। इसके बाद से अप्सरा पेंसिल्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई गई। एक्स्ट्रा डार्क, एक्स्ट्रा स्मार्ट टैगलाइन के साथ एक एड लॉन्च किया गया जिसमें स्टूडेंट्स पेंसिल को ड्रम स्टिक की तरह यूज करके उसकी मजबूती दिखा रहे थे। अप्सरा एब्सोल्यूट, एक्स्ट्रा डार्क, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। और दोस्तों, इन सभी एडवर्टीजमेंट्स ने नटराज और अप्सरा को घर घर में पॉपुलर बना दिया। लेकिन दोस्तों, साल 2000 आते आते कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि अब मार्केट में सिर्फ फॉरेन ब्रांड ही नहीं बल्कि इंडियन ब्रांड्स भी मजबूत हो रहे थे। कैमलिन और डॉम्स जैसी कंपनियां तेजी से अपनी पकड़ बना रही थी और ये हिंदुस्तान पेंसिल्स के लिए एक नया चैलेंज था। अब सिर्फ अच्छी पेंसिल्स बनाना ही काफी नहीं था बल्कि कस्टमर्स को समझाना भी जरूरी था कि उनके प्रोडक्ट्स आखिर क्यों सबसे बेहतर हैं। यही सोचकर कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स ही उनके मेन टारगेटेड ऑडियंस थे, लेकिन अब उन्होंने पेरेंट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। खासकर ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए अच्छी और अफोर्डेबल स्टेशनरी चाहते थे। इसी के साथ उन्होंने एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अप्सरा एग्जाम पेंसिल लॉन्च की। इसमें स्मूथ और डार्क ग्रेफाइट था जो कि राइटिंग को ज्यादा क्लीन और रीडेबल बनाता था। लेकिन दोस्तों, इस पेंसिल का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो था इसका एडवर्टाइजिंग कैंपेन। विज्ञापनों में दिखाया गया कि अगर बच्चा अप्सरा एग्जाम पेंसिल से लिखता है तो उसकी हैंड राइटिंग इतनी साफ होती है कि टीचर उसे एक्स्ट्रा 5 नंबर्स देता है। ऐसे में ये कैंपेन बेहद पॉपुलर हुआ और इसकी वजह से कंपनी की सेल्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दोस्तों, सब कुछ तो अब तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2013 में कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसने कंपनी को मुश्किल में डाल दिया। एक्चुअली बेंगलुरु में एक लॉ स्टूडेंट चिरायु जैन ने नटराज की पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल्स लिमिटेड के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज की। जैन का कहना था कि कंपनी के क्रेयॉन सेट में स्किन कलर बहुत हल्का यानी कि गोरे स्किन टोन जैसा था, लेकिन उनकी खुद की स्किन टोन काफी डार्क थी और ये कलर उससे मैच नहीं करता था।
उन्होंने आरोप लगाया कि इससे रंग भेद को बढ़ावा मिलता है और ये इशारा करता है कि फेयर स्किन ही नॉर्मल या आइडियल है। और दोस्तों, इस इशू को और भी ज्यादा चर्चा तब मिली जब एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविस्ट ग्रुप ब्राउन एंड प्राउड ने इसे एक अभियान का रूप दे दिया। सोशल मीडिया पर नॉट माई स्किन कलर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोगों को इनकरेज किया गया कि वो अपने रियल स्किन टोन को प्राउडली एक्सेप्ट करें। और फिर जब ये कैंपेन बढ़ता गया तो फिर हिंदुस्तान पेंसिल्स ने भी फाइनली एक्शन लिया और उन्होंने जो क्रेयॉन सेट में स्किन कलर था उसका नाम बदलकर पीच कलर कर दिया। इसके बाद से लोगों ने इस बदलाव को पॉजिटिव तरीके से लिया और फिर ये विवाद यहीं पर थम गया। फिलहाल अगर आज की बात करें तो हिंदुस्तान पेंसिल्स भारत के ब्रांडेड स्टेशनरी मार्केट में करीब 65% मार्केट शेयर होल्ड करता है। कंपनी का कहना है कि वो हर दिन 8 मिलियन पेंसिल्स बनाते हैं, 1.5 मिलियन शार्पनर्स, 2.5 मिलियन इरेजर और 1 मिलियन पेंस मैन्युफैक्चर करते हैं। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक सिंपल सी पेंसिल कंपनी से भारत का सबसे बड़ा स्टेशनरी ब्रांड बनने तक का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन कंपनी ने अपने बेहतरीन एड कैंपेन और लगातार इनोवेशन से इसे मुमकिन कर दिखाया। अब चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या फिर आर्टिस्ट के टेबल, हिंदुस्तान पेंसिल्स हर जगह अपनी पहचान बना चुकी है। यही वजह है कि आज भी जब कोई बच्चा पहली पेंसिल खरीदता है तो उसके सामने सबसे पहला नाम नटराज और अप्सरा का ही आता है, जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि हर भारतीय की यादों का हिस्सा बन चुका है।